नालंदा की लाइब्रेरी। जब हम नालंदा महाविहार की बात कर रहे हों और यहाँ की लाइब्रेरी को भुला दिया जाए, ये संभव नहीं, क्योंकि नालंदा की ख्याति बढ़ाने में यहाँ की पुस्तकालय का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके बारे में डिटेल से बताने के लिए मैं फिर से विदेशी यात्रियों का रेफरेंस लेना चाहूँगा। यहाँ कई विदेशी यात्री अलग अलग देशों से आए, जिन्होंने यहाँ अध्ययन कार्य तो किया ही और अपने साथ कई ग्रंथ भी अपने देश वापस ले गए, जिसका उल्लेख कई यात्रियों की यात्रा वृत्तांत में मिलता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि नालंदा में ग्रंथों का संग्रह कितना विशाल रहा होगा। तिब्बत ग्रंथों से पता चलता है कि यहाँ की लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, जिसका नाम था धर्मगोज, जिसमें 3 बड़ी बहुमंजिला इमारतें थीं। पहली इमारत का नाम था रत्न सागर, दूसरी इमारत का नाम था रत्नोदधि तथा तीसरी इमारत का नाम था रत्नरंजक। कहा जाता है कि इनमें से रत्नोदधि 9 मंजिला पुस्तकालय थी, जिसमें प्रज्ञ पारमिता और गुह्य समाज तंत्र सहित अनेक सबसे पवित्र पांडुलिपियों को रखा गया था। पुस्तकालय में न केवल धार्मिक पांडुलिपियां रखी गई थी, बल्कि व्याकरण, तर्कशास्त्र, संस्कृत, पाली, ज्योतिष विज्ञान, खगोल विज्ञान इत्यादि विषयों के कई ग्रंथ थे। परंतु यह भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इतनी उन्नत विश्वविद्यालय और पुस्तकालय को बख्तियार खिलजी द्वारा आग लगाकर ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें लगभग 90 लाख से अधिक किताबें जलकर राख हो गई। और यह आग इतनी भयावह थी कि 6 महीने तक धधकती रही। इतनी विशाल लाइब्रेरी में आग क्यों लगाई गई, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं विदेशी यात्रियों की। 19वीं शताब्दी में सर अलेक्जेंडर कनिंघम जब बिहार का भ्रमण कर रहे थे, तब नालंदा के पास उन्हें एक टीला दिखाई दिया, जो किसी स्तूप की तरह दिख रहा था। उस स्तूप के एक पत्थर में कुछ पाली से लिखा हुआ था, जिसे कनिंघम ने पढ़ा और समझते देर न लगी कि ह्वेनसांग और इत्सिंग की यात्रा वृत्तांत में वर्णित 7वीं शताब्दी का नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि आज खंडहर का रूप ले चुका है। और इसके बाद सरकारी सहायता से खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। नालंदा के खंडहर की खोज में विदेशी यात्रियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनमें से ह्वेनसांग और इत्सिंग प्रमुख थे। इसकी पुष्टि इस बात से ही होती है कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम इसकी खुदाई के दौरान कहते हैं कि अगर हमारे पास ह्वेनसांग और इत्सिंग की यात्रा वृत्तांत न होते, तो शायद इस खंडहर को नालंदा नाम दे पाना भी मुश्किल होता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि 7वीं शताब्दी में विदेशी यात्री ना आए होते और उनकी यात्रा वृत्तांत नामूल्य होते, तो शायद भारत की इतने गौरवपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर नाम तक नहीं दे पाते। ह्वेनसांग अपनी यात्रा के दौरान यहाँ 7वीं शताब्दी के आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थितियों का वर्णन करते हैं। ह्वेनसांग 630 ईस्वी से 643 ईस्वी तक पूरे भारत का भ्रमण किए और पहली बार 637 ईस्वी में नालंदा में महायान बुद्धिज्म की शिक्षा ली और दूसरी बार 642 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किए तथा कई महीनों तक यहाँ दूसरे छात्रों को पढ़ाया भी। इस समय यहाँ के प्रमुख सीलभद्र थे, जिन्होंने ह्वेनसांग को मोक्ष देव का नाम दिया था। ह्वेनसांग के जीवन की एक घटना का वर्णन मैं अवश्य करना चाहूँगा। ये घटना है 643 ईस्वी की, जब सम्राट हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक 18 दिवसीय धर्मसभा का आयोजन किया था, जिसमें भारत के विभिन्न भागों से लगभग 2000 से अधिक ब्राह्मण, 500 से अधिक जैन मुनि और अनेक बौद्ध भिक्षु भी शामिल हुए और साथ ही साथ नालंदा के अनेक शिक्षक भी शामिल हुए, जिसमें ह्वेनसांग भी थे। और इस सभा में ह्वेनसांग ने स्वयं महायान बौद्ध धर्म पर व्याख्यान किया तथा प्रवचन दिए और इस बात के लिए उन्हें सभा में उच्च स्थान दिया गया। इस बात से नाराज होकर अन्य धर्मावलंबियों ने यहाँ के विहारों को नष्ट कर दिया तथा आग लगा दी और यहाँ के राजा पर प्राणघातक हमले भी किए गए। ह्वेनसांग जब भारत से वापस अपने देश को लौटे, तो लगभग 657 संस्कृत और पाली के ग्रंथ तथा 150 से अधिक पूरा अवशेष अपने साथ ले गए। इसे ले जाने के लिए यहाँ के राजा ने 20 घोड़ों की व्यवस्था की थी। अपने देश लौटने के बाद अपना सारा जीवन इनके अनुवाद तथा यात्रा वृत्तांत लिखने में लगा दिया। ह्वेनसांग ने लगभग 74 संस्कृत ग्रंथों को खुद ही अनुवाद किए थे, जो कि बाद में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सहायक बनी। उनकी यात्रा वृत्तांत अ जर्नी टू द वेस्ट के नाम से प्रसिद्ध है। यही किताब पढ़कर सर अलेक्जेंडर कनिंघम को नालंदा के बारे में पता चला। चीनी यात्रियों में ह्वेनसांग के बाद दूसरा इत्सिंग प्रमुख थे, जो कि 673 ईस्वी में भारत आए। ये लगभग 14 वर्ष पूरे भारत का भ्रमण किए और 10 वर्ष केवल नालंदा में अध्ययन तथा शिक्षण कार्य किया।
इत्सिंग चीन से भारत मुख्यतः महायान बुद्धिज्म की शिक्षा लेने के लिए आए थे। पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद 695 ईस्वी में चीन लौट गए और अपने साथ 400 संस्कृत और पाली ग्रंथ तथा 300 से अधिक पुरावशेष अपने साथ चीन ले गए। कई संस्कृत ग्रंथों को उन्होंने अनुवाद किया और अपनी यात्रा पर कई किताबें लिखी, जिनमें से अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस इन इंडिया काफ़ी प्रसिद्ध रही, जो कि काफ़ी विस्तार से बौद्ध भिक्षुओं की दिनचर्या और जीवन पर प्रकाश डालता है। अब बात करते हैं नालंदा के विध्वंस की। नालंदा महाविहार को खत्म करने की 3 बार कोशिश की गई, जिसमें से घुरिद साम्राज्य के सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का आक्रमण काफ़ी भयावह साबित हुआ। नालंदा के विध्वंस की पुख्ता जानकारी मुख्यतः 3 स्रोतों से मिलती है, जिनमें से पहला है मुस्लिम इतिहासकार, दूसरा है तिब्बती बुद्धिस्ट ग्रंथ और तीसरा है पुरातात्विक अवशेष। इनमें से इतिहासकारों ने 2 प्रमाण, मुस्लिम इतिहासकारों के लेख तथा पुरातात्विक प्रमाण को सबसे सटीक माना है। फारसी इतिहासकार मिराजी सिराज ने अपनी किताब तवाक़त नसीरी में बताते हैं कि नालंदा का विध्वंस कोई अचानक से हमले की घटना नहीं थी, बल्कि यह तो एक सामूहिक नरसंहार की व्यवस्थित व सुनियोजित साजिश थी। यह बात 1193 ईस्वी की है, जब घुरिद साम्राज्य का सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी किसी जंग से वापस आया और उसकी तबीयत खराब हो गई। कई महीनों तक शाही हकीमों से इलाज कराने के बाद भी स्वास्थ्य में कोई खास सुधार नहीं आया। तब उसे किसी शाही हकीम ने सुझाव दिया कि आपके इलाज के लिए नालंदा महाविहार के प्रमुख व आयुर्वेदाचार्य राहुल श्रीभद्र जी से संपर्क करना चाहिए, उन्हें आयुर्वेद का बहुत ज्ञान है। बख्तियार खिलजी ने तुरंत मना कर दिया, परंतु उसके पास कोई विकल्प भी नहीं था। अब मरता क्या न करता। कुछ समय के बाद उसने हकीम की बात मानी और राहुल श्रीभद्र को बुलाया गया। खिलजी के शाही हकीमों ने श्रीभद्र जी को सारी स्थितियां बताई। जैसे ही राहुल श्रीभद्र जी कुछ कहते, उसके पहले ही खिलजी ने कुछ शर्त रख दी। देखो, मुझे किसी भी हिंदुस्तानी औषधि और जड़ी बूटियों पर ना तो विश्वास है और ना ही कोई हमदर्दी, और जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो अब मुझे पूरी तरह से ठीक करने की जवाबदारी तुम्हारी ही होगी, और वो भी बिना किसी हिंदुस्तानी औषधि के मदद के। और यदि तुम इस कार्य में असफल रहे तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे। राहुल श्रीभद्र सोच में पड़ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद बोले कि मैं आपकी सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। और वो चले गए। कई दिन बीत गए, राहुल श्रीभद्र जी वापस नहीं आए। तो खिलजी ने सोचा कि शायद वो डर गए और उसके पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन उसे कुछ दिनों के बाद राहुल श्रीभद्र वापस आए और एक कुरान शरीफ भी साथ ले आए, और ये कुरान शरीफ खिलजी को दिया और बोले कि इसकी आयतों को आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपका स्वास्थ्य उतना अच्छा होता जाएगा। और श्रीभद्र वहाँ से चले गए। खिलजी भी इस बात से खुश हो गया, क्योंकि उसके हाथ में कुरान शरीफ थी जिस पे उसकी आस्था थी। तो उसको यही लगा कि कुरान शरीफ पढ़ने में कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। तो उसने वही किया जैसा उन्होंने कहा, और देखते ही देखते कुछ दिनों में खिलजी के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आने लगा, और कुछ हफ्तों के भीतर ही बख्तियार खिलजी पूरी तरह से ठीक हो गया। लेकिन इसके बाद भी खिलजी के दिमाग में एक बात खटकती रही कि एक हिंदुस्तानी की दी हुई कुरान में ऐसा क्या था जिसको पढ़कर मैं ठीक हो गया। इस बात की पुष्टि करने के लिए उसने वह कुरान अपने हकीमों को देखने के लिए दिया। हकीमों ने जांच में पाया कि कुरान के पन्नों पर किसी प्रकार की औषधि का लेप लगा हुआ था, और हकीकत भी यही था कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्नों में औषधि के लेप लगा दिया था, ताकि जब वो थूक लगाकर पन्नों को पलटे तब वो औषधि उसके मुंह तक पहुंच जाए। जब उसे यह पता चला कि उसके ठीक होने का कारण कुरान नहीं बल्कि उस पर लगी हिंदुस्तानी औषधि थी, तो उसके क्रोध का कोई ठिकाना ना रहा, और सारे उपकारों को भूलकर उसने नालंदा और सारे भिक्षुओं का नामो निशान मिटाने का प्रण लिया। और इसी आक्रोश में सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ नालंदा पहुंचा, और वहां पहुंचकर नालंदा की इमारतें तथा पुस्तकालयों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, और इस डर से भी कि अगर इनका ज्ञान और विज्ञान अगर ऐसे ही रहा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। और इसी डर से उसने नालंदा की पूरी इमारतें नष्ट करवा दी, हजारों भिक्षुओं के सिर कटवा दिए। इतना ही नहीं, पुस्तकालयों में आग लगवा दिया। यह आग इतनी भयावह थी कि 3 महीने तक ऊंची ऊंची लपटें उठती रहीं और 6 महीने तक आग धधकती रही। इस भयंकर आग की गवाही नालंदा के खंडहर की दीवारें आज भी देती हैं। इस क्रोध और द्वेष की लपटें नालंदा तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि इसके पास ही स्थित 2 और महाविहार विक्रमशिला और ओदांतपुरा को भी तबाह कर दिया गया।
तीनों महाविहारों के बचे हुए बौद्ध भिक्षु अपनी जान बचाकर तिब्बत की ओर पलायन कर गए और वहां इन भिक्षुओं ने बुद्धिज्म को फैलाया। बख्तियार खिलजी की इस नरसंहार के बाद फिर कभी भी नालंदा को अपने पुराने स्वरूप में खड़ा नहीं किया जा सका और इस दर्दनाक हादसे के बाद भारत के एक गौरवपूर्ण और स्वर्णिम इतिहास का अंत हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।